तो अब हम शुरू करते हैं द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, कम समय में ज़्यादा चीज़ मुझे कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डी ब्लॉक क्या होता है। तो आपके सामने क्या है अभी, पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो अभी देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। आपको पता है ये जो कॉलम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो टोटल कितने ग्रुप हैं, 1 2 3, इस तरीके से यहाँ पे कितने, 18 है ना। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, ये बात सबको पता है, मैं फिर भी इसको बता देता हूँ। फिर उसके बाद आता है हमारा पीरियड्स, कितने पीरियड्स होते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रो आपको दिखाई दे रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो पीरियड्स हुए हमारे वो कितने हो गए, 7 हो गए। अब बात कर लेते हैं हम ब्लॉक की, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक, तो हमें पता होना चाहिए डी ब्लॉक क्या होता है। तो ये जो पहले दो ग्रुप हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, और ये जो बीच में आपको ये दिखाई दे रहे हैं 10 ब्लॉक ग्रुप है ना, 3 से 12 तक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 6। और ये दो रो जो आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक बहुत छोटा है ना, छोटा सा टॉपिक है, तो हम डी ब्लॉक के बाद इसको भी कवर कर लेंगे। तो ये जो है आपके, इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट कर लेता हूँ अलग स्लाइड में, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, डी ब्लॉक आ गया। अब डी ब्लॉक में आपको पता होना चाहिए ग्रुप कितने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 10 ग्रुप होते हैं, ये बात हमको पता है। अब ये जो पहली रो है इसी के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसका आपको सब पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर है ना, एलिमेंट सिंबल, इसका नाम, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी जगह भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो अच्छी खासी नॉलेज इसकी होनी चाहिए। तो एक बार मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, ये याद कैसे रखना है यदि जिनको नहीं पता है वो। ये क्या है, कर्नाटक का साइंस टीचर वेरी क्लियर मांगे फी को ने कुंज। ठीक है, तो यहाँ पर 30 तक एटॉमिक नंबर है इसका, 30 तक हमको क्या हो गई, ये याद हो गए। ठीक है, कर्नाटक का साइंस टीचर वेरी क्लियर मांगे फी को ने कुंज, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, आर्गन का 18 और इसका कितना है 19। तो आर्गन के बाद से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो ठीक है, 19 20 21 22 अप टू 30। अब देखो 18, 18 किसका था, आर्गन का था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे आर्गन। मैं सारी चीज़ें वापस बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा कि आर्गन का कैसे होता है, वो कैसे क्या आता है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगा। अब आर्गन का 18 है और इसका कितना है 21। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है हमारा 3D4S, इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कितने, 18 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि 18 तक 18 तक इसमें भर गए। उसके बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, यहाँ, तो 2 यहाँ जाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से इनका क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे बढ़ेगा। इसको हम देखते हैं। पहले यहाँ पे 3D कैसे आया, ये क्या चीज़ है। तो ये जो रो आपको दिखाई दे रही है पहली, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, और ये दूसरी इसको 4D सीरीज, इसको 5D सीरीज, और इसको 6D सीरीज। ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, लेंथेनॉइड्स आते हैं, 6D में क्या आता है, एक्टिनॉइड्स आते हैं। तो ये जो रो है वो एफ ब्लॉक की हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो सबसे पहली बात कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो वो होता है n-1 D, और डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बताओ, 1 से 10 तक। ठीक है, and 4s, एस में कितने आ सकते हैं, 1 या 2, जीरो भी हो सकते हैं, जीरो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जीरो। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ डी में जीरो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक कब होता है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जाए, है ना। तो डी में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ रहा होगा, सिंपल सी बात। अब जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो क्या है, 19 किसका होता था, पोटेशियम का, 20 किसका होता था, कैल्शियम का। तो बाकी आपको पता है, कर्नाटक का साइंस टीचर है ना, तो उस तरीके से आप लिख देना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 21, इसका कितना होगा 22, इसका कितना होगा 23, इसका कितना होगा 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30। ये एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि आर्गन का जो है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है 18, है ना। तो इसके बाद का हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो इसका जो कन्फिग्रेशन हुआ क्या होगा, यहाँ पे आर्गन आप लगा देना, मैं सब में नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा लेना। ठीक है, 18 के बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। 18 तो इसमें आ गए, बाकी 3 कहाँ आएंगे, यहाँ।
तो 2 इधर आएंगे, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें कितने 22 है ना, तो 18 आगे आ गए, बाकी कितने बचे 4, तो 2 इधर आएंगे और 2 इधर, फिर 2 इधर भर जाएंगे, यहाँ कितने आएंगे 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 9 और यहाँ 2, यहाँ 10। ये क्या हुआ इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मज़ेदार बात ये है कि ऐसे नहीं होते, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आता है एक तो यहाँ पर इस पर गोला मार लेना, ये ऐसा नहीं होता है, और दूसरा हमारा कॉपर भाई साहब, ये भी इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? तो देखो ध्यान से, ये जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन जाता है 3d5 4s1, और ये जो d5 है इसका इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल बना हुआ आप कैसे बनाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, हाँ या ना? तो ये क्या है, हाफ फिल्ड है, और जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड रहते हैं वो क्या रहते हैं, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। यदि मैं इसको पेयर बना दूं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि D5 और D10। D5 क्या है, हाफ फील्ड है, और D10 क्या है, फुल फील्ड है। तो ये दोनों क्या रहते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल रहते हैं। इसी वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पहुँच जाता है, तो इसका जो कन्फिग्रेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ये राइट कन्फिग्रेशन है और ये रॉन्ग कन्फिग्रेशन है, ठीक है। गलती मत कर देना, इसको याद कर लेना, 3d5 4s1। इसी तरीके से हम कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर में भी सेम चीज़ यहाँ पे हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3d10 4s1, ठीक है। तो ये वाला गलत है और ये वाला क्या है, हमारा सही है, तो इस पर आप टिक मार लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अब आपको याद होगा, उनके लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपकी टिप्सों पर होना चाहिए। जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकालोगे, है ना, तो आप डायरेक्ट बता सको, और इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेईई या नीट में। अब एक शब्द है, एक डेफिनेशन जो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो काफ़ी डाउट स्टूडेंट को रहता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यदि डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं, यानी कि D10 नहीं है, ठीक है, D10 के अलावा कोई और है, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट। ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है ये, है ना, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। यदि किसी का कन्फिग्रेशन ऐसा है ना, ग्राउंड स्टेट और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब ये क्या होगा हमारा नॉन ट्रांजिशन। अदरवाइज यदि हम बात करें D8 की, D9 की, है ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ रहे हो ना? अब जैसे हम बात करते हैं, एक जो ग्रुप है हमारा ये वाला जिंक वाला, यहाँ पे देखो D10 है, यदि आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हो, है ना, तो जो जिंक है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या होता है, +2 होता है कि नहीं होता है ना। तो यदि आप बात करते हो +2 की, तो इसका भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन D10, है ना। और यदि आप बात करते हो जिंक की, तो वो क्या होगा D10 4s2, यानी कि दोनों में ही ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होगा ये हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जिंक के ग्रुप में जितने भी हैं, जिंक, सड़ी, मरकरी, मैंने ये ट्रिक बनाई है, आप याद कर लेना, बाकी बहुत बेकार है, बट क्या करना है, याद होना चाहिए ना, ठीक है। तो जिंक, सड़ी, मरकरी, तो यहाँ पे क्या होगा ना, सब में D10 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 होगा। तो ये जो है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका जो ट्रांजिशन, ये क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं है, है ना। तो यहाँ पे लिख देना जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये क्या है, हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कॉपर का, क्या, कि ये जो कॉपर है इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है, ये है D10 4s1, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो इसको भी क्या होना चाहिए, नॉन ट्रांजिशन होना चाहिए, बट ये ट्रांजिशन होता है क्यों, क्योंकि यदि बात करो आप Cu2+ की, तो उसमें से यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से आएगा, यानी कि D9, है ना। तो वो क्या हुआ, इनकम्प्लीटली फिल्ड हुआ। तो जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमारा कॉपर क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, ना कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। सिंपल सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी ज़्यादा होता है, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पता होना चाहिए।
अब बात करते हैं हम एटॉमिक साइज की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं 3D सीरीज लिख लेता हूँ। 3D सीरीज का जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होता था हमारा, साइंस टीचर वेरी क्लियर मांगे फी को ने को जे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें आर ए क्या है हमारा, एटॉमिक रेडियस, इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, राइट। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां से यहां तक जो आर ए है, इसको उधर ही एरो को बना देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहां से यहां तक, ठीक है। यदि हम उधर जा रहे हैं तो जो आर ए है वो क्या होती है, डिक्रीज, यानी कि एटम की रेडियस क्या होती है, डिक्रीज। यदि बात करें यहां से यहां तक इनका, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। आर क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, शायद ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है। बट अगेन यदि आप यहां से फिर यहां से यहां जा रहे हैं, कॉपर से जिंक, है ना, तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो आप यहां पर सही से लिखो इसको, आर क्या होता है, इंक्रीज, राइट। अब देखो डाउट, यदि आपको ये नहीं पता होता तो हमसे गलती क्या होती, हमने ये पढ़ा है कि यदि हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है ना, तो ऐसे ये घटना चाहिए। अब आपसे ये पूछा जाता है कि कॉपर और जिंक में किसका साइज ज्यादा होता है, किसकी एटम की रेडियस ज्यादा होती है, हमें पता है इधर घटते हैं तो जिंक की कम होगी, कॉपर की ज्यादा होगी। आप ऐसा एग्जाम में करके आ जाते हैं और आपको नेगेटिव मार्क मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए, इसको काट देना। जिंक का एटॉमिक रेडियस कॉपर से ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, क्या, यदि हम बात करें 3D ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम की बात करें, 3D सीरीज से 4D सीरीज में हम जा रहे हैं, तब साइज क्या होगा। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, तो ये नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है, तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका जो ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 3D का साइज कम होना चाहिए, उससे 4D का ज़्यादा होना चाहिए, और 5D का क्या होना चाहिए, और ज़्यादा होना चाहिए। बट ये क्या है, गलत है ना। ये जो ऑर्डर हम किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, है ना, ये क्या है हमारा, गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है हमारा, आर ए, यानी कि एटॉमिक रेडियस का 3D से ज्यादा होता है हमारा 4D का, बट यहाँ पे 5D का ज्यादा नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस पे आप गोला मान लीजिएगा और इसको आप याद कर लीजिएगा कि 4D और 5D का साइज लगभग लगभग बराबर होता है। अब यदि ये पूछा जाए कि इसका रीजन क्या है, तो इसका जो रीजन है वो है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज ऐसा आता है। अब आपको एग्जांपल देख सकते हो, है ना। तो एग्जांपल यदि बात करो यहाँ पर, तो ये क्या है, जिरकोनियम है और ये एच हैप्पीमियम, ठीक है। तो ज्यादा किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है ना। इन दोनों का साइज क्या होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ZR और HF, इनका साइज क्या होता है, बराबर होता है, RA एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एक और ले लो, NB और TA, इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, बराबर, लगभग लगभग बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखो, है ना, ये किस में आ रहा है, 4D में, 5D में है, और ये किस में, 4D में। तो 5D का ज़्यादा होना चाहिए 4D से, बट ऐसा नहीं होता, 4D और 5D का लगभग लगभग बराबर होता है। इसी तरीके से ट्रेंड पूरे में चलता है। इसका जो रीजन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रीजन क्या है, सिंपली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हुआ हमारा एटॉमिक साइज, है ना, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इतनी चीज़ें जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ, है ना, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो ऑर्डर हमारा क्या होता है, 5D की एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 3D, और 3D की ज़्यादा होती है 4D की। तो कोई भी लॉजिक नहीं है, कहीं से भी कुछ भी, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है। अब याद कैसे करें, इसका जो ट्रिक है वो है 534, यानी कि 5 बड़ा है तो 5 की ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर हमारी 3 की कम होती है, फिर देन 4। तो 534 आप इसको याद रख सकते हो। ये हमारा ऑर्डर किसका हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हुई हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की।
अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा आप। हाफ और फुली फिल्ड और फुली फिल्ड, है ना, जो कन्फिग्रेशन होते हैं उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली क्या होता है? हाई होता है। एक्सेप्शनली हाई, एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एनर्जी। समझ आएगा? सिंपल सी बात है क्या, कि जो भी हाफ फील्ड होंगे या फिर फुली फील्ड होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे मैं बात करूं इसकी D5 और D4, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इसकी जो एंथैल्पी है वो इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ क्रोमियम की, थोड़ी सी जगह नहीं है, जगह कर लेता हूँ कहीं से। इसमें देखो, ठीक है, ध्यान से देखना कि एक कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से है, दूसरा एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यदि हम बात करें आयनेशन एनर्जी वन की, आयनेशन एनर्जी वन, तो देखो इसमें से निकाल दो, इसमें से निकाल दो, तो कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इधर, ये क्या है? क्रोमियम वाला है, ये क्या है? मैंगनीज। तो हम इधर से इधर जाते हैं, टॉप टू राइट, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयनेशन एनर्जी क्या होती है हमारी? बढ़ती है। आयनेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो मैंगनीज की ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑफकोर्स है क्रोमियम से ज़्यादा होगी मैंगनीज की। बट यदि हम बात करें Ie2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक निकल गया, दो दो जब आप निकालोगे तो आप D5 में से निकालोगे, और यहाँ दो ऐसे ही जाएंगे, तो इस केस में Cr की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैंगनीज से ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, एक थोड़ा सा लॉजिकल है और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, वैसे तो आपको याद होंगे, नहीं है फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि स्कैनेडियम, इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3D सीरीज की पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसकी क्या है? +3। ये आपको पता होना चाहिए। Ti की कितनी? +4। बेरिलियम की कितनी? +5। क्रोमियम की +6 और +3। ये दो हैं, ये क्या है? हमारी हाईएस्ट है। और आप देख रहे हो +3 +4 +5 +6 +7, ये इस तरीके से यहाँ से मैंगनीज तक इंक्रीज होती जाती है। कहाँ तक? +7 तक। अब जो मैंगनीज है वो +2 से +7 तक कोई भी शो कर सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन होती है वो +2 होती है या फिर +7, ठीक है। बाकी ये +3 +4 +5 +6 भी शो कर देता है, आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे। आयरन +2 +3 जानते हो, कोबाल्ट +2 +3, निकल केवल +2 में होता है, कॉपर +1 +2 में और जिंक +2 में। तो ये क्या हुई? कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, जो आपको एज इट इज पता होना चाहिए कि ये हमारी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको देखते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन आपको रहता है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए। कोई भी वैल्यू आपको ये जो दी हुई है बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? टिटेनियम, बेरिलियम, वैनेडियम, क्रोमियम अप टू जिंक, और इधर हमारा क्या है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल। इलेक्ट्रो पोटेंशियल तो आपको पता ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर ये क्या है? जीरो। ये जो लाइन देख रहे हो आप, जीरो की लाइन है, हाँ या ना? और बाकी जीरो के नीचे ये क्या? नेगेटिव वैल्यूज है। अब इस लाइन के ऊपर केवल एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन है? कॉपर। यानी कॉपर की जो पोटेंशियल है वो कितना है? +0.34 वोल्ट। किसका है ये? कॉपर का है, ठीक है। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। बाकी सबका क्या है? नेगेटिव, है ना। तो ये आपको लाइन बहुत पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है? कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड because it has positive इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया क्या? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए ये जो कॉपर मेटल है एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है, उससे रिएक्ट नहीं करता है। बाकी सभी मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके H2 निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रोड इसके बारे में, ठीक है। तो पूछ भी सकते हैं कि किसका पॉजिटिव होता है किसका नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉपर का कितना होता है? +0.34, बाकी सबका नेगेटिव। नो नीड टू लर्न, आपको वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अब हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको पता होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायमैग्नेटिक और इधर पैरामैग्नेटिक। बहुत सिंपल है, और ये आपने इसके अलावा भी, केमिस्ट्री के अलावा भी बहुत पहले इनको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात क्या, कि ये जो है हमारा डायमैग्नेटिक, यहाँ पे एक पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन। यदि इसको आप किसी फील्ड में लेके जाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन, और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से, इसको याद कैसे रखना है। पैरा मतलब क्या होता है, प्यार, और जहां प्यार होता है वहां क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, और जब प्यार होता है तो वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन। और जब प्यार किसके बीच में होगा, जो अकेले है, यानी कि अनपेयर्ड, पेयर नहीं बनी है। अब ये क्या, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन, इसका अपोजिट है ना, और ये क्या रहेगा, पेयर्ड। तो आप इसको याद कर लेना, ये दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पैरा यानी कि प्यार, प्यार यानी कि अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है ना, और वो क्या है, तो सिंगल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पैरामैग्नेट में क्या आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डायमैग्नेट में क्या आते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, इसको हम बोलते हैं म्यू इजकल टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू। यहाँ पे जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यदि इसकी बात करें यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बी एम, है ना, और बी एम को हम क्या बोलते हैं, वोर मैग्नेटन्स। ठीक है, तो ये क्या हुई, इसकी यूनिट हुई म्यू की। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, निकालते कैसे हैं। तो जैसे मैंने बोला डी टू। ठीक है, अब डी टू है, ऑफकोर्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। यदि ये है हमारा, इसको यदि आप फिलअप करोगे, चार हुए ना, पांच कर लेते हैं। ठीक है, यदि आप इसको फिलअप करोगे तो एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा। तो मान लो ये दोनों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी, दो। तो आपको म्यू निकालना है, तो एन की जगह टू पुट कर दो, तो टू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इजकल टू अंडर रूट टू, टू प्लस टू। ठीक है, तो दो दो चार, और चार दूनी आठ, है ना, तो म्यू इजकल टू अंडर रूट एट। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ नाइन होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, थ्री होती, राइट, बट ये थ्री से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एट है, तो इसकी जो वैल्यू अप्रोक्स आएगी 2.84। तो आप देख रहे हो ये जो आगे का नंबर है वो शो करता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप वन रखते तो वन, वन प्लस टू यानी कि रूट थ्री, रूट थ्री की म्यू, म्यू कितना आता, 1.73। तो 1.73 में आगे क्या आएगा, वन, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, वन है। समझ आया, तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। बाकी ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो था बहुत सिंपल था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो आपको याद होना चाहिए, तो मैं एक बार इनको समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं किसके साथ, हैलाइड और ऑक्साइड के साथ। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हैलाइड या ऑक्सीजन के ऑक्साइड के साथ ही शो करते हैं, राइट। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, MnO7, राइट। तो यहाँ पर जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 है, सॉरी +7 है, हाईएस्ट है, और वो किसके द्वारा शो हो रहा है, ऑक्साइड के द्वारा। इसी तरीके से यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए, MnF4 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, बट MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की, वो फ्लोराइड शो नहीं करता है, फ्लोराइड के साथ वो देखने के लिए नहीं मिलती है। सिंपल सी बात। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सेप्शन है, इसको आप याद कर लोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन, राइट। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्या Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो Cu2+ है वो Cu+ से ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा जो आपको याद करना है, क्या Cu(I2) एंड FeI3, है ना,
ये क्या है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि बिकॉज I माइनस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया क्या? CuI2 एंड FeI3 एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि जो I माइनस है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये Cu2 प्लस और Fe3 प्लस को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है I माइनस से I2 में। बेसिकली सिंपली आपको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे भी आया तो आपको लगेगा कि मैंने ऊपर बताया है Cu2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है तो ये स्टेबल होना चाहिए, बट इन केस CuI2 के केस में क्या होता है, I माइनस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, Cu2 प्लस को रिड्यूस कर देता है Cu में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है I माइनस से I2 में। तो सेम चीज़ किसके साथ होती है, Fe के साथ। समझ आ गया? फोर्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या कि CrO3 एंड Mn2O7 ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना, बट आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक एक्सेप्शन है, अगेन यहाँ पे लिख लेना एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बता रहा हूं आपको, बेसिकली क्या करना, याद करना। ऐसा क्यों हुआ, हमें ये पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना, ये क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं। बट यहां पर ये मेटल है, ये ऑक्साइड, ये मेटल है, ये ऑक्साइड, यानी कि ये भी मेटल ऑक्साइड है, बट ये क्या है, एसिडिक है। ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादा है, +6 है ना। तो जो ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड है उसमें क्रोमियम क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे किसमें, ये +7 में, तो +6 +7 में है, तो इस वजह से ये क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, छोटे छोटे टॉपिक हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करते हैं, राइट, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, बट क्यों, इसका रीज़न क्या है ना। तो यहाँ पे लिख लेना ड्यू टू रीजन पहला, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल साइज है ना, छोटे होने की वजह से ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। दूसरा रीजन हाई न्यूक्लियर चार्ज, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इनकी वजह से है ना, स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए पहले कि जो हमारे स्मॉल एटम्स रहते हैं वो बैकेंड स्पेस में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, अदरवाइज आप भूल जाओगे। तो ये कब बनते हैं, फॉर्म्ड व्हेन, जब स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन है ना, आर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड यानी कि फंस जाना, कहाँ पर, इनसाइड दी क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। ठीक है, जब ये छोटे छोटे एटम्स, ये क्या नॉन मेटल है, ये कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये क्या सब नॉन मेटल है ना। तो ये क्या है ना, इनके बैकेंड स्पेस में फंस जाते हैं, जब उनके स्पेस में ये फंस जाते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे उनको जो कंपाउंड मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब एक खास बात, क्या, पहले तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी बात इनकी प्रॉपर्टीज है ना, कि इनकी जो स्टेबिलिटी वगैरह है वो क्या कैसे होती है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो हमारा Mn4 मैंगनीज और ये नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा TiC। तो ये क्या है, इनके कुछ एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये जो होते हैं ना कंपाउंड, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है प्योर कंपाउंड से ज्यादा। समझ रहे हो ना, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है, इवन हायर देन प्योर मेटल्स, राइट। तो जो प्योर मेटल्स होते हैं ना, उससे भी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है।
सेकंड पॉइंट, ये वेरी हार्ड, मतलब बहुत हार्ड होते हैं। और क्या खासियत है इनकी, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकल इनर्ट का मतलब क्या होता है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कम रिएक्ट करते हैं। दूसरा, ये रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। इसको मिटाल के सही से लिखता हूँ, राइटिंग सही नहीं आ रही है, एडजस्ट कर लेना। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, समझ में आ गया है ना। तो ये हमारा किसके बारे में हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में। अब हम देखते हैं एलॉय फॉर्मेशन। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एलॉय फॉर्म करते हैं। तो एलॉय क्या होता है, एलॉय आर होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस इन विच एटम्स ऑफ वन मेटल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर मेटल्स। तो एक होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन है जहां पर एक एटम का मेटल दूसरे मेटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इनके क्या है एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलॉय है और उसमें कौन से मेटल हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्टील की, ठीक है। तो जो स्टील है ना, ये क्या है, एक एलॉय है और इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं, कार्बन और आयरन। यदि मैं बात करूं ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है, ये एग्जाम्पल है एलॉय की, है ना। तो इस ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, कॉपर होता है और टिन एसन होता है। यदि मैं बात करूं ब्रास की, ब्रास क्या है, एक एलॉय है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एक कॉपर होता है, दूसरा जिंक होता है। ये क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए एलॉय के, सिंपली। तो एलॉय फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने देख लिया है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, इस वजह से ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ आ गया। तो हमारा यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह रिएक्शंस वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं डी ब्लॉक के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, राइट। तो पहला कंपाउंड है यहाँ पर K2Cr2O7 और दूसरा है हमारा KMnO4, राइट। इनके हमें नाम भी पता होना चाहिए। K2Cr2O7 इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। और ये जो है इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इन दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो इसकी प्रिपरेशन क्या है, सिंपल सी प्रिपरेशन है, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो जो हमारा होता है FeCr2O7 O4, सॉरी 7 नहीं, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 और ऑक्सीजन के साथ, तब हमें यहाँ पर क्या मिलता है Na2Cr O4। और फर्दर फिर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं H+, इसमें H+ डाल देते हैं, तब हमें यहाँ पर मिलता है Na2Cr2O7, राइट। और फिर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, प्लस KCl के साथ। तो ये हमें फाइनली देता है प्रोडक्ट क्या, K2Cr2O7, ठीक है। समझ रहे हैं ना, हमने पहले क्या इसकी रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ, तब हमें यहाँ पर मिला Na2Cr O4। फिर हम इसकी H+ के साथ रिएक्शन करा देते हैं, एसिड डाल देते हैं, एसिड में डाल देते हैं इसको, तब हमें यहाँ पर Na2Cr2O7 मिलता है। बट हमको क्या चाहिए था, K2Cr2O7 चाहिए था, इसलिए हम इसकी रिएक्शन KCl से करा देते हैं, K इसको रिप्लेस कर देता है, फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है K2Cr2O7। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्या कि जब आप CrO4 2- है ना को एसिड में डालते हो, तब हमें क्या मिलता है यहाँ पर Cr2O7 2-, ठीक है। और जब इसको आप वापस बेस से रिएक्शन कराते हो, तब हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है Cr O4 2-। तो बेसिकली इसका जो कन्वर्जन है वो इंपॉर्टेंट है, Cr4 2- और Cr2O7 2- का क्या कन्वर्जन है, ध्यान से देखो। जब आपने Cr O4 2- की रिएक्शन कराई, एसिड में डाला, तब हमें क्या मिलेगा Cr2O7 डाइक्रोमेट मिलेगा। और जब डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराई हमने OH- के साथ, तब हमें क्या मिल जाएगा CrO4 2- मिल जाएगा,
ठीक है। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट किस तरीके से आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, ये सिंपल सी रिएक्शन थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से ये जो हमारा है K2Cr2O7 या फिर Cr2O7, ये क्या एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये क्या कर देता है, जो सामने स्पीसीज है उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसकी, Cr2O7 2- की प्लस। यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं I- के साथ, आयोडीन के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, I2 बना देगा। इसी तरीके से जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H2S के साथ, सल्फर के साथ, तो सल्फर यहाँ पर क्या है, -2 में है, ये किस में पहुंचा देगा उसको, सल्फर में, है ना, 0 में पहुंचा दिया। फिर इसी तरीके से यदि हम इसकी कराएं Sn2+ के साथ, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, Sn4+ बना देगा, राइट। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Fe2+ के साथ, तो अगेन ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और +2 से किसमें पहुंचा देगा, +3 में पहुंचा देगा। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, और उम्मीद करता हूँ ये आप इनको अच्छे से याद कर लोगे किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है। तो काफ़ी है डाइक्रोमेट के बारे में। अब हम देखते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसको किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन है, MnO2 ये +4 में है, राइट। इसकी रिएक्शन यदि हम KOH के साथ कराते हैं और ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हमें यहाँ पर मिलता है K2MnO4, ठीक है, और पानी बैलेंस आप कर लेना, कोई इशू नहीं है। फिर ये जो MnO4 2- है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम H+ के साथ, तब हमें क्या मिल जाता है, MnO4-। ये किस में हो गया, +7 में, और यही तो था KMnO4, है ना, क्योंकि के तो हम पे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। और क्या मिलेगा इसमें, MnO2 + H2O। तो इस तरीके से हम KMnO4 प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी दूसरी रिएक्शन प्रिपेयर की, ये पहली हो गई। दूसरी क्या हो सकती है कि जो हमारा Mn2+ है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दें हम H2OH 2- और यहाँ पे पानी होगा, तब हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे MnO4-, राइट। और ये क्या हो जाता है, SO4 2- देन H+। तो अगेन इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, KMnO4 को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सिंपल सी रिएक्शन थी। अब हम चलते इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी, यदि हम KMnO4 को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K2MnO4 + MnO2 + O2, है ना। ये +4 में है और ये +6 में, और ये +7 में। ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालना आना चाहिए। ये +7 में है, ये +6 में है, और ये +4 में है। सिंपल है। अब इसकी कुछ और रिएक्शन देखते हैं। जो KMnO4 है, राइट, यदि उसका हम एसिड सॉल्यूशंस में रिएक्शन कराएं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज रखते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, इन एसिड सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तब जब एसिडिक सॉल्यूशन है और हम रिएक्शन करा रहे हैं MnO4- की, KMnO4 की, है ना, किसके साथ, मान लो I- है और यहाँ H+ है, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये क्या होता है, MnO4-, ये +7 में है, ये पहुंच जाता है +2 में, +7 से किस में जाता है, +2। तो यहाँ पे हमें मिलता है Mn2+, और सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, I2 और देन H2O। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, MnO4- KMnO4, है ना। यदि हम इसकी रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में किसी से कराते हैं, किसी कंपाउंड से, तो ये सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये +7 से किस में पहुंचा, +2 में पहुंचा, यानी कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और सामने वाले को क्या किया इसने, ऑक्सीडाइज, क्या किया, ऑक्सीडाइज। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन में यदि हम KMnO4 है ना, तो KMnO4 किस में पहुंच जाता है, Mn+7 से +2 में पहुंच जाता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अब आपको ये पता चला है कि वहां पे Mn2+ आएगा और सामने वाले को क्या कर रहा होगा, ये ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो इसकी कुछ और रिएक्शन देखते हैं फटाक से, ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं हम। हमारे पास मान लो Fe+ है, Fe2+ है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बना देगा, Fe3+ बना देगा, और खुद क्या आ जाएगा उधर, Mn2+ में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास से यहाँ पे C2O4 2-, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और यहाँ पे हमें क्या मिला देगा, CO2 मिल जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके हमें मिल जाएगा Mn2+। इसी तरीके से यहाँ पर H2- है, सल्फाइड आयन है, तो इसको ये सल्फर में पहुंचा देता है, ठीक है। और यदि यहाँ पर SO3 है, SO3 2-, ये +4 में, +4 से +6 में, यानी कि SO4 2- बना देता है।
और यदि यहाँ पर NO2 माइनस है नाइट्रेट नाइट्राइट, ठीक है, तो NO2 माइनस से नाइट्रेट बना देता है NO3 माइनस। समझ रहे? तो बेसिकली क्या कर देता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर KMnO4 KMnO4 KMnO4, तो यहाँ पर Mn2 प्लस Mn2 प्लस Mn2 प्लस, सिंपल सी बात है। अब एक लास्ट पॉइंट, हम यदि सॉल्यूशन ले लें न्यूट्रल या बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि उसमें या तो न्यूट्रल हो यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल हो या फिर OH माइनस हो, तो इस केस में कोई रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, MnO4 माइनस है। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं I माइनस के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2, ये क्या न्यूट्रल हो गया, बेसिक मीडियम नहीं है, न्यूट्रल H2 है, तो तब हमें क्या मिलता है, ये जो Mn है ये अभी किस में है, +7 में है, और ये यहाँ पे पहुंच जाता है +4 में, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, MnO2, ये किस में मिल जाता है, +4 में। तो बेसिक सॉल्यूशन या फिर न्यूट्रल में जो KMnO4 है उसमें जो मैंगनीज है वो +7 से +4 में पहुंच जाता है और एसिडिक में +2 में पहुंच जाता है, ठीक है। सामने वाले को चूंकि रिडक्शन हो रहा है +7 से +4, तो सामने वाले को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज तो करेगा ही। तो I माइनस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है IO3 माइनस में, और यहाँ पर OH माइनस, समझ आ रहा है। तो I माइनस से ये +5 में पहुंचा दिया, राइट। इसकी और भी रिएक्शन देख सकते हो, जैसे H2O3 2 माइनस के साथ यदि इसकी रिएक्शन कराओगे और जो मीडियम है वो न्यूट्रल है यानी कि इसके साथ पानी है, ठीक है, और यहाँ पर MnO4 माइनस है, तो ये अगेन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा सल्फेट, ठीक है, और MnO2, समझ रहे। देन यहाँ पर OH माइनस तो हो गई। उसी तरीके से यदि हम MnO4 माइनस की रिएक्शन कराते हैं Mn2 प्लस के साथ और यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल, तो इस केस में देखो ये किस में, +7 में, और ये किस में, +2 में, ठीक है। तो ये +7 में है और ये +2 में है, ठीक है। तो ध्यान से इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर MnO2, हाँ या ना, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तब भी क्या बनेगा, MnO2, राइट। तो हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, केवल MnO2, ओके। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें, +4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डी ब्लॉक भी कंप्लीट होता है। तो गाइस अब हम शुरू करने जा रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत छोटा सा है और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको इसमें याद करनी है और बस उतने में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो हमारे डी ब्लॉक होते थे उनको हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट, वहां पे इनर नहीं आता था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, यदि हम बात करें ग्रुप 3 की, है ना, ग्रुप 3 की, तो वहां पर नीचे कुछ लेंथेनम और एक्टिनम से दिखा के एक सीरीज निकाली जाती थी इस तरीके से, है ना, पीरियोडिक टेबल लास्ट में, तो उसको हम क्या बोलते थे, एफ ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पर दो सीरीज होती थी, एक होता था हमारा जिसको हम बोलते थे लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स, और दूसरे को बोलते थे हम एक्टिनोइड्स, ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट जो यहाँ से ग्रुप 3 से लिया गया ना। अच्छा, इसमें दो एलिमेंट आते थे, एक लेंथेनम और दूसरा एक्टिनियम। लेंथेनम और एक्टिनियम ग्रुप 3 के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ना कि एफ ब्लॉक के। अब ये जो लेंथेनॉइड है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में देखेंगे और फिर हम एक्टिनोइड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लेंथेनॉइड्स से, लेंथेनॉइड्स, राइट। तो पहला पॉइंट, इस लेंथेनॉइड्स को हम 4F सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4F सीरीज, ठीक है। एक वो आपने देखा होगा N-2F, राइट। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो कितना होता है, N=6 होता है, 6 माइनस 2 कितना होगा, 4F। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4F निकल के आ जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 4F सीरीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो 4F सीरीज है इसमें एलिमेंट लेंथेनॉइड में कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 58 से 71, ठीक है। हमें एक चीज पता है, जो एफ ब्लॉक है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर ये 14 एलिमेंट होंगे 58 से 71, ठीक है। एटॉमिक नंबर 58 से 71, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, यहाँ पर लिख लेना एटॉमिक नंबर, ओके। ये चीज भी हमें क्लियर होगी। अब यदि हम बात करें इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन,
वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होता है 4f। 4f सीरीज की बात करें तो यहाँ 4f आएगा, और हमें ये पता है f ऑर्बिटल में जो f है इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। और चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल्स में जाता है, इसलिए तो हम इसको f ब्लॉक बोलते हैं, f सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है d। तो d में 0 या फिर 1, ठीक है, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। और हमारा फिर होता है 6s। 6x में कितने होते हैं, यहाँ पे 2 होता है। तो ये क्या हुआ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ किसका, लेंथेनॉइड्स का, ठीक है। अब यदि हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होता है, +3, राइट। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो एक चीज हमें क्लियर है, यदि हम यहाँ पर दो रिएक्शन लें Ce+4, ठीक है, चूंकि इसका मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, तो ये क्या करेगा, +3 में जाना चाहेगा। उसी तरीके से हम लें Eu+2, चूंकि इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो ये क्या करेगा, +3 में जाना चाहेगा। अब देखना, यहां पर ये +4 से +3 में जा रहा है, मतलब सामने वाले उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सामने वाले को ये रिड्यूस करेगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गई, सिंपल सी चीज है। यदि हम साइज की बात करें, है ना, साइज वाला भी पॉइंट देखें, तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सारी चीजें सिमिलर होती हैं इस 4f सीरीज और 3f सीरीज में, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी लेंथेनॉइड्स में, इतनी ही हमें थ्योरी देखनी थी। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। रिएक्शंस सिंपल है, ध्यान से समझो। जो लेंथेनॉइड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके एलिमेंट्स को Ln, राइट, ठीक है। ये वो Ln कोचिंग नहीं है, ठीक है, Ln। अब जब आप Ln की रिएक्शन कराते हो पानी के साथ, हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, LnOH होल थ्राइस प्लस H2। जब आप इसकी रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ कराते हो, है ना, तो यहाँ पर कोई भी हेलोजन ले लो, Ln प्लस हेलोजन X2, तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या रहता है, LnX3। बैलेंस कर लेना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो, Ln प्लस एसिड, तब हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। जब आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो, Ln प्लस ऑक्सीजन, है ना, जब इसमें ये 1 होता है, तब हमें क्या मिलता है, Ln2O3, लेंथेनॉइड्स का ऑक्साइड। जब आप इसको सल्फर के साथ हीट करते हो, तब हमें क्या मिलता है, Ln2 हीटेड विथ सल्फर, तब हमें क्या मिलता है, Ln2S3, ठीक है। चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, कॉमन 3 है, तो इधर 3 आएगा, 3 आएगा, देख रहे हो, ये 3 3। तो बेसिकली एल्यूमिनियम इसको ट्रीट करो, AlX3, Al2O2 O3, Al2S3, राइट, AlOH बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, मोस्ट कॉमन 3 है। ओके वेल, यदि आप Ln की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ कराते हो, नाइट्रोजन तो पता है ना 3 होता है, तो LnN। यदि इसकी रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन इसकी यदि आप कार्बन के साथ कराते हो और टेम्परेचर रखते हो 273 केल्विन, तब यहां से जो मिलता है वो क्या मिलता है हमें, LnC2। समझ आ रहा है। तो ये कुछ लेंथेनॉइड्स की रिएक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं एक्टिनॉइड्स की तरफ, ठीक है। हेडिंग डालो, एक्टिनॉइड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले, सबसे पहले ये जो एक्टिनॉइड्स हैं, राइट, एफ ब्लॉक में जो सेकंड वाला चीज सीरीज है, इसको हम बोलते हैं 5f सीरीज। 5f सीरीज, ठीक है। इसका जो पीरियड रहता है वो 7 पीरियड रहता है ना, तो n-2f, यदि इसमें 7-2 रखोगे f, तो ये कितना जाएगा, 5f। समझेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 5f सीरीज। अब यदि बात करें एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर वो कहां से कहां तक होता है, तो 92-103, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर भी यदि हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की,
ठीक है। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, चूंकि ये 5F सीरीज है तो 5F तो आएगा ही, और 5F में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आएंगे, 1 से 14 तक, ये बात क्लियर है। फिर यहाँ पर 6D, 0 भी आ सकता है उसमें, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, मतलब 2 में थोरियम है, ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे, राइट। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आएंगे 7, 7s2 है ना, s में 7s2। तो ये क्या हुआ, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब यहां पर यदि हम बात करें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या होती है, अगेन वो भी +3 ही होती है, बट ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। तो यहाँ पे लिख लो मोर वेरिएशन, मोर वेरिएशन एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। हाँ, अब इसमें साइज की भी बात कर लेते हैं, तो सेम चीज रहती है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आयनिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा, जब हम आयनिक साइज, आयनिक रेडियाई, ठीक है, तो जो आयनिक रेडियाई है, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वो क्या रहती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है वो, डिक्रीज। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा एक्टिनॉइड्स भी कंप्लीट होता है और लैंथेनॉइड्स भी कंप्लीट होता है। इतनी चीजें हैं जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी ज्यादा और भी चीजें यदि एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको बहुत ज्यादा, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा समरस कर दिया, तो इस तरीके से हमारा ए ब्लॉक भी कंप्लीट होता है।